नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम DSSB स्पेशल सीरीज जो हमने शुरू की थी उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस परीक्षाओं पर आधारित हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उन्हीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैंने सेम वहीं से क्वेश्चंस को क्या किया है, उठाया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं आप तक सबसे पहले बिना देरी के पहुंच सके। और अगर जो अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लें, जिससे हर एक नोट्स PDF आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस शानदार क्लास को। तो आज की इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। बताएंगे अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बताएंगे विकलांगताओं वाले छात्रों को अलग रखना, या फिर सभी छात्रों को एक साथ शिक्षित करना तथा आवश्यकता अनुसार अनुकूलन प्रदान करना, या फिर केवल विशेष स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना और केवल ऑनलाइन माध्यम से विकलांग छात्रों को शिक्षा देना। तो मैंने जो पहले पॉइंट्स बता रखे हैं उन पॉइंट्स को आपको क्या रखना है, याद रखना है, और उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने एक पहला पॉइंट बताया था कि किसी भी ऑप्शन में अगर जो आपको केवल दिखता है तो वहाँ पर क्या कर देंगे, उस क्वेश्चन को, उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देंगे और उसको कट कर देंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे यहीं पर कट गए। पहला कह रहा है कि विकलांगताओं वाले छात्रों को अलग करना। कहने का मतलब हम यहाँ पर एक तरीके से भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव करने का मतलब कि हम अगर जो टीचिंग करा रहे हैं और बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो वहाँ पर हम विकलांगता से जो ग्रसित बच्चे हैं उनको हम अलग कर रहे हैं नॉर्मल बच्चों से। तो ऐसा तो हमें समावेशी शिक्षा तो नहीं सिखाती है और ना ही उसका कोई ऐसा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है कि सभी छात्रों को एक साथ शिक्षित करना, एक ही क्लासरूम में शिक्षित करना। ठीक है, चाहे उनकी जो भी आवश्यकता हो उसके अनुसार हम वहाँ पर क्या करते हैं, एडेप्टेशन करते हैं या फिर अनुकूलन प्रदान करते हैं। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए होंगे और इसका आपने जवाब दिया होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हों, ठीक है, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चंस हो पाएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे और आपका स्कोर क्या रहा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तिगत, मतलब यहाँ पर व्यक्ति को कर लो, व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। केवल किस आधार पर, बताएंगे किस आधार पर, किस आधार पर किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016 नो पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज एंड हर पर्सनल लिबर्टी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ। बताएंगे क्या हो जाएगा, क्या डिसेबिलिटी हो जाएगा, या फिर क्रीड हो जाएगा, या फिर कास्ट हो जाएगा, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस हो जाएगा। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएंगे आप सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे मत सबके अलग अलग हो सकते हैं, जातियां सबकी अलग अलग हो सकती हैं, और यहाँ तक कि जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन RPWD अधिनियम जो है 2016 जो है उसके आधार पर वो क्या बताता है कि हम किसी भी बच्चे के साथ डिसेबिलिटी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, या फिर उसको किसी भी मतलब किसी भी उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे हम क्या नहीं कर सकते, उसको वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि मतलब RPWD का फुल फॉर्म क्या है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि RPWD, एक मिनट, हाँ, RPWD का फुल फॉर्म क्या है, कब आया और कितनी डिसेबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, कितनी डिसेबिलिटी है इसके अंदर वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए सामान्य न्यूनतम सीमा कितनी है।
अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016 व्हाट इज द जनरल मिनिमम देयर थ्रेशोल्ड फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बताएंगे। और ये जो है ये मतलब अगर जो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 20% होगा, 40% होगा, 60% होगा या फिर 80% होगा, बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40%, क्योंकि बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है 40% की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा किस समय दी गई है। याद कीजिएगा मैंने UPSSSC के थ्रू जो 58 पोस्ट आई थी उसमें मैंने RPWD एक्ट पूरा करा रखा है, और वो वीडियो आप अभी भी आपके अपने प्लेटफॉर्म सॉल्वेद ऑफिशियल पर पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाकर RPWD एक्ट की चीज़ मतलब को क्या कर सकते हैं, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं RPWD एक्ट की जो थ्योरी बेस्ड और जो DSSSB के से रिलेटेड जो कंटेंट उसमें शामिल किया गया है उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों में आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी और वहाँ से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको बेसिक कंप्लीट करना है और आपको ये धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, थ्योरी को कंप्लीट करना है, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। यकीन मानिए आपका हर एक पॉइंट जो RPWD एक्ट से रिलेटेड है, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे मैं जो RPWD एक्ट की जो और वीडियो लाने वाला हूँ वो आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम धारा 2 की बात करते हैं। धारा 2 जो क्लॉज M है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा की परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसी में किसकी बात की गई है, समावेशी शिक्षा की जो परिभाषा है उसको इसी में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। क्योंकि M यहाँ पर M की बात की जा रही है तो मिक्स्ड लर्निंग से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। धारा 2 M, तो ये ट्रिक के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो M है, M से आप कर सकते हैं कि मतलब मिक्स्ड लर्निंग, मतलब जहाँ पर नॉर्मल और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो धारा 2 का M है वो क्या हो जाएगा, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार की परिभाषा की बात करता है, किसकी, समावेशी शिक्षा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति से क्या आशय है। दिव्यांग व्यक्ति से क्या आशय है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिव्यांग व्यक्ति से क्या आशय है। ये RPWD एक्ट के क्वेश्चंस की पहली क्लास है जिसमें मैंने RPWD एक्ट के क्वेश्चंस को ज़्यादा शामिल किया गया है, ठीक है। मैंने इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं क्योंकि टाइम का अभाव रहा, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन आपके सामने वीडियो लेकर नहीं आ पाया, ठीक है। तो अभी मैंने ये इसमें कुछ ही क्वेश्चन शामिल किए हैं। आने वाली वीडियो में आपके सामने क्वेश्चंस की भरमार रहेगी, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट B की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। 80+ की बात की है तो 80+ का कंटेंट आप तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है। और हर एक नोट्स आपके अपने प्लेटफॉर्म सॉल्वेद ऑफिशियल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सॉल्वेद जो परिवार है वो आगे बढ़ सके, ठीक है, और आपको लोगों के लिए समर्पित हो सके, ठीक है। समर्पित हो सके क्या, समर्पित तो है ही है, ठीक है, और आगे बढ़ाना है। तो बताएंगे RPWD एक्ट 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति से क्या आशय है। अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016 व्हाट इज अ मीन्ड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी। पहला कह रहा है कि जिसे किसी चिकित्सक ने दिव्यांग घोषित किया हो उसे हम दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं, या फिर जिसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, या फिर जिसके पास कम से कम 40% दिव्यांगता हो, या फिर उपरोक्त सभी। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जिसके पास कम से कम 40% दिव्यांगता हो, ठीक है, 40% दिव्यांगता हो, तो वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार समुचित क्षमता, मतलब हम बात करते हैं जब रीजनेबल एकोमोडेशन की बात करते हैं, का अर्थ है, का अर्थ है, एक मिनट,
का अर्थ है। बताएंगे इसका क्या अर्थ है। अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन। सार्वजनिक संस्थानों पर अलग सुविधाएं प्रदान करना, दिव्यांग व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित बदलाव और सहायता प्रदान करना, या फिर दिव्यांग व्यक्ति को विशेष विद्यालय में भेजना, या फिर किसी भी प्रकार की धार्मिक सहायता देना। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। बताएंगे। अगर जो कोई क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ और आपको हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रीजनेबल एकोमोडेशन है, ठीक है, एकोमोडेशन मतलब हम वहाँ पर चीज़ों को में बदलाव कर रहे होते हैं। कहने का मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप उचित बदलाव और उनको सहायता देना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीजनेबल एकोमोडेशन का क्या होता है, अर्थ होता है। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोवाइडिंग नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन एंड सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार यहाँ पर क्या है ये, सुगम्य, यहाँ पर सुगम्य है, सुगम्य वातावरण मतलब बैरियर फ्री इन्वायरमेंट से क्या अभिप्राय है। अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016 व्हाट इज द मीन्ड बाई बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। ये हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो हम इस वजह से इन सबको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये पूछे जा चुके हैं। नहीं, हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हर एक क्वेश्चन को जिस तरीके से समझाया जा रहा है वो समझते रहें, क्योंकि पेडागोजी में कुछ नहीं है। आपने यूपी टेट दिया होगा, आपने सी टेट दिया होगा, आपने डीएड पढ़ा, ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मगर अगर जो आपका बेसिक मजबूत है तो क्वेश्चन को चाहे जिस तरीके से घुमा ले आप उस क्वेश्चन को क्या कर ले जाएंगे, क्रैक कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ना है। आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का क्या अभिप्राय है। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का क्या अभिप्राय है, मतलब क्या मीनिंग है इसका, बताएंगे। क्या ऐसा वातावरण जिसमें दिव्यांग व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आवागमन में कोई बाधा ना हो, या फिर ऐसा वातावरण जिसमें विशेष उपकरणों की उपलब्धता हो, या फिर ऐसा वातावरण जिसमें केवल सार्वजनिक भवनों तक पहुंच हो, और या फिर ऐसा वातावरण जिसमें दिव्यांग व्यक्ति को सहायक के बिना यात्रा करनी पड़े। तो पहला पॉइंट, जब कुछ ना समझ में आ रहा हो, देखेंगे केवल दिख रहा है, कट करो। ऐसा वातावरण जिसमें दिव्यांग व्यक्ति को सहायक के बिना यात्रा करनी पड़े, क्या ये सुगम्य वातावरण होता है? नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, कैंसल। ऐसा वातावरण जिसमें विशेष उपकरण की उपलब्धता हो, हाँ कह सकते हैं, लेकिन और एक ऑप्शन जो बचा है उसको भी पढ़ेंगे। ऐसा वातावरण जिसमें दिव्यांग व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आवागमन में कोई बाधा ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, मेरा समझाना पसंद आ रहा होगा। अगर जो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हर एक लाइक, हर एक कमेंट आपका क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम आप लोगों के सामने हर एक क्वेश्चन इतनी बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं और हर एक कंटेंट आप तक फ्री पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पीछे की बैकग्राउंड क्या होता है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, कैसे चीज़ें की जाती हैं, किसके लिए कौन कौन सी चीज़ें। सबसे ज़रूरी बात तो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर जो कोई आपके लिए ऐसा ये सारी चीज़ें कर रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी आपके लेवल से जो हो सकता है वो आप करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बैरियर फ्री जो इन्वायरमेंट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में जो फिजिकल या फिर कह सकते हैं जो अन्य बैरियर व्यक्ति की जो पार्टिसिपेशन है उसको जो
अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट ना करें। कहने का मतलब उसमें कोई बाधा उपलब्ध ना हो। जैसे रैंप होनी चाहिए, कहीं भी कोई भी बच्चे के मतलब कोई भी दिव्यांग बच्चा है उसके वहाँ तक पहुँच के लिए रैंप की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, एसेसिबल एंट्रेंस होना चाहिए जहाँ पर उसको किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। लिफ्ट होनी चाहिए, अगर जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जो आज तैयार किया जा रहा है उसमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को करना चाहिए। और कैसा किया जा रहा है, एसेसिबल टॉयलेट्स होने चाहिए, टेक्टाइल इंडिकेटर्स होने चाहिए, अप्रोप्रिएट मतलब अप्रोप्रिएट साइंस होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग कार पे चलते मतलब कार से या बाइक से रोड पर चलते हैं तो हमको अगर जो लेफ़्ट मोड़ना होता है, राइट मोड़ना होता है, स्ट्रेट जाना होता है तो हमको वहाँ पर चीज़ें दिखाई दी जाती हैं, जगह जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमको ध्यान में रखना है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार परिवार की परिभाषा में किसे शामिल नहीं किया गया है। बताएंगे, परिवार की परिभाषा में किसे शामिल नहीं किया गया है। परिवार की परिभाषा में किसे शामिल नहीं किया गया है, बताएंगे। क्या माता पिता और भाई बहन को शामिल नहीं किया गया है, पति या पत्नी को शामिल नहीं किया, दादा दादी नाना नानी या मामा मामी चाचा चाची को शामिल नहीं किया गया है। बताएंगे किसे शामिल नहीं किया गया है। हिंट भी दे दी है नीचे, हिंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। धारा भी दे दी गई है, किसमें चीज़ें दी गई हैं, तो ये धाराएं आपको याद रखना है। आप जब आप बताएंगे तो मैं जो वो पेपर है जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा स्पेशल एजुकेटर का कराया गया 58 पोस्ट का, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि कितनी धाराएं पूछी गई हैं। ठीक है, तो आपको मेन कौन कौन से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, ये मेजर रोल प्ले करता है, तो इससे चीज़ों को आप यहाँ से बच नहीं सकते, इनको तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो से जो मैंने करा रखी है वहाँ से उन धाराओं को कंप्लीट कर सकते हैं। यकीन मानिए मैंने हर एक धारा उसमें करवाई थी और जिन लोगों ने पेपर दिया था उनको पता होगा कि हाँ क्लास से कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। क्या माता पिता और भाई बहन, या पति या पत्नी, या फिर दादा दादी या नाना नानी, या फिर मामा मामी चाचा चाची। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाता है, तो इसमें कौन नहीं आ जाएंगे, इसमें जो दादा दादी या फिर चाचा चाची या मामा मामी होते हैं इनको शामिल नहीं किया गया है। किनको किनको शामिल किया गया है, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा 2 क्लॉज जेड के अनुसार परिवार में पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्री और उन पर आश्रित व्यक्ति क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसमें मामा मामी चाचा चाची का रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 के अनुसार हितैषी मतलब जो गार्जियन है का अर्थ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मतलब राइट्स टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्जियन। गार्जियन का मीनिंग क्या होता है। आप सभी स्कूल जाते होंगे तो मतलब गए होंगे, जाते क्या मतलब अगर जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं स्कूल से ही होके आए हैं ना। तो हर एक इंसान स्कूल गया है तो वहाँ पर देखा होगा जब भी कंप्लेन करनी होती है तो गार्जियन को बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं। ठीक है, किसको बुलाते हैं, गार्जियन को बुलाएंगे। कल सब अपने अपने गार्जियन को लेके आएंगे, मतलब पेरेंट्स माता पिता। ठीक है, तो अर्थ क्या है, क्या जिसे न्यायालय द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के हितों की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया हो, मतलब अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, या फिर जिसे दिव्यांग व्यक्ति स्वयं चुनता है, या फिर दिव्यांग व्यक्ति का रक्त संबंधी या फिर सरकारी अधिकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जिसे न्यायालय द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया हो। तो धारा 2 क्लॉज 3 के अनुसार हितैषी वह व्यक्ति है जिसे न्यायालय द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर जो कंटेंट मिल रहा है तो इसका आप लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। ठीक है, पार्ट बी की टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर जो हाँ आपको पार्ट ए में भी कोई दिक्कत हो रही है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, हर एक के नोट्स मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट तो करें, मैंने कमेंट का बॉक्स भी खोल रखा है
टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई आपका डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, किस तरीके से तैयारी की जाए वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या अभिप्राय है। अकॉर्डिंग टू द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 व्हाट इज मीन्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एन इंस्टीट्यूट नोटिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कहने का मतलब एक ऐसा संस्थान जो दिव्यांग व्यक्तियों के मूल्यांकन हेतु तो अधिसूचित किया गया हो, वो होता है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। या फिर ऐसा संस्थान जो उपचार और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता हो, या फिर ऐसा संस्थान जो दिव्यांगता संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता हो, या फिर ऐसा संस्थान जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। तो यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर धाराएं भी ऐड की हैं कि धारा 2 क्लॉज ओ के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वह संस्थान होता है जो मूल्यांकन के उद्देश्य से सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपंगता की सही अवधारणा को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मतलब अपंगता केवल व्यक्ति दोष या विकृति के कारण होती है, या फिर अपंगता व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, या फिर अपंगता केवल मानसिक दुर्बलता के कारण होती है, या अपंगता का अर्थ कि व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ है। बताएंगे। यहाँ पर मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक तरीके से जो डेफिनेशन है 1980 के द्वारा जो उसने प्रस्तुत की, उसमें क्या है कि अपंगता व्यक्ति किसी व्यक्ति मतलब अपंगता व्यक्ति की किसी क्षमता में कमी नहीं है, बल्कि व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया में जो उत्पन्न होने वाली स्थिति है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, WHO के द्वारा जो दी गई एक तरीके से इंफॉर्मेशन है, जो डेफिनेशन है, उसके द्वारा हमने यहाँ पर समझा। तो बताएंगे फिर वही चीज़ अपनाएंगे कि केवल कट करेंगे, केवल दिख गया कट करेंगे, केवल दिख गया कट गया। तो अपंगता का अर्थ कि व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ, ऐसा नहीं है। तो ये जो हो जाएगा कि अपंगता व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ हाँ, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आज क्लास में नहीं करवा पाया, तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि 20 या 25 मिनट की क्लास हो गई, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चन को समझा और सर ने सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चन करवाया। नहीं, ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पीछे जो मैं थ्योरी बताता हूँ, आप पिछली वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा, उसकी थ्योरी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर जो आपसे उससे संतुष्टि मिलती है तभी आप वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज नहीं देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए नहीं आता हूँ, अपना टाइम निकालता हूँ, आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे से चलती हैं और हर एक क्वेश्चन यकीन मानिए जो आप थ्योरी पा रहे हैं, ठीक है, थ्योरी जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो यकीन मानिए कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, मैं कोई इधर उधर से चीज़ें नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो यही थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको कमेंट कैसे लगी। और हाँ, आपको कौन सा कमेंट चाहिए। जैसे किसी भाई ने एक कमेंट किया था कि सर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की क्लासेस करवा दीजिए, तो पहले मैंने आपके सामने वो क्वेश्चंस प्रस्तुत किए कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो क्लास होगी वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बेसिक क्लास होगी जो थ्योरी बेस्ड होगी। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो चैनल के साथ बने रहना है। ठीक है, और फॉलो कर लेना है जिससे वो वीडियो आपसे मिस ना हो और
RPWD एक्ट से रिलेटेड ऐसा कोई भी फैक्ट, ऐसा कोई भी पॉइंट आपसे अछूता ना रहे। कहने का मतलब आपसे वो बिल्कुल मतलब अनजाना ना रहे कि ये क्या है, ये मैंने पढ़ा नहीं है। हर एक पॉइंट आपका सौरभ द ऑफिशियल के साथ कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।